नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः आपकी इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना रिवीजन कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज के सेशन में हम कर ही के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर के प्रकार। कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स। तो एक हेडिंग बनाइएगा सभी लोग, टाइप्स ऑफ टैक्स। देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें मूलतः मूलतः जो कर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर हम प्रत्यक्ष कर के बारे में बातचीत करें तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि दो शब्द देखे थे, एक कराघात और एक दूसरा देखा था करापात। तो जब हम उन शब्दों को एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हीं शब्दों के अनुसार बताते हैं कि वह कर जिसमें कराघात और करापात एक ही बिंदु पर होता है उसे आप प्रत्यक्ष कर कहते हो। मतलब जिसके ऊपर लगाया जाए, अगर वही व्यक्ति कर की अदायगी भी करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो मतलब एक लाइन में लिखना चाहे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सिंपल सी भाषा में, वह कर जिसमें कराघात और करापात, जिसमें कराघात और करापात एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, अगर हम इसके बारे में आपसे बातचीत करें तो इनका जो नेचर होता है वो एक प्रकार से, अगर हम इनकी प्रकृति के बारे में बातचीत करें तो ये प्रकृति से प्रगतिशील प्रकार के होते हैं। प्रकृति से कैसे होते हैं? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव टाइप के होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? इनकम बढ़ती है तो टैक्स क्या होता है? बढ़ता जाता है। प्रकृति से प्रगतिशील इनका नेचर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बातचीत करें तो ये जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, इनके लिए जो हमने आपसे बातचीत करी थी कि कराधान के सिद्धांत, जो कल मैंने कराधान के सिद्धांत की बातचीत करी थी, 4 सिद्धांत बताए थे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा, क्या कहा था? एक स्टेबिलिटी के बारे में कहा था, एक मैंने इकोनॉमी के बारे में कहा था, एक मैंने कन्वीनियंस के बारे में कहा था और एक सर्टेनिटी के बारे में बातचीत कर रहे थे। 4 सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो पहला तो नेचर ये निकलता है कि भारत में प्रकृति में जो प्रत्यक्ष कर की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो प्रोग्रेसिव टाइप की होती है। लेकिन जब यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करते हैं तो प्रत्यक्ष करों का नेचर कन्वीनियंस नहीं होता है। मतलब जो इनकी वसूली के लिए हमारा सिस्टम लगा हुआ है उस पर पैसा बहुत अधिक खर्च होता है। मतलब इनकी जो प्रशासनिक लागत होती है वो बहुत उच्च होती है। तो एक लाइन लिखेंगे, इनकी प्रशासनिक लागत बहुत उच्च होती है। प्रशासनिक लागत कैसी होती है? प्रशासनिक लागत बहुत उच्च होती है, बहुत उच्च होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम और आपसे बातचीत करें, यहां पर क्या होता है? कर वंचन की संभावना होती है। यहां पर कर वंचन की संभावना होती है। यह भी मैं आपको शब्द बता चुका हूं कि कर वंचन क्या होता है और इसके बारे में डिटेल किया था लास्ट सेशन में। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो जैसे जैसे प्रत्यक्ष कर में कर की दर बढ़ाई जाएगी, कर की दर बढ़ेगी, व्यक्तियों के पास जो खर्च करने योग्य राशि होगी, मतलब प्रयोज्य आय जो होगी वो क्या होगी? कम होती जाएगी। प्रयोज्य आय क्या होती है? वो कम होती जाती है। और प्रयोज्य आय कम होने का मतलब है, तो इससे कहने का मतलब है लोगों के पास पैसा कम बचेगा, मतलब लोग डिमांड कम करेंगे। प्रयोज्य आय कम होने का मतलब डिमांड में कमी होना। जब डिमांड कम होगी तो इसकी वजह से क्या होता है? महंगाई क्या होती है? इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाता है या इन्फ्लेशन में भी कमी देखने को मिलती। तो ये प्रत्यक्ष कर, ढेर सारे प्रत्यक्ष कर हैं। अगर हम एक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो आयकर आपका हो गया, निगम कर हो गया आपका, फिर हमने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बातचीत करनी है, फिर हम कैपिटल गेन टैक्स की बातचीत करेंगे, फिर हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बातचीत करेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे
डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में बातचीत करेंगे, फिर हम इस तरीके से ढेर सारे टोबिन टैक्स क्या होता है, पिगोवियन टैक्स क्या होता है, हम ढेर सारे टैक्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दूसरा पक्ष देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर का। इसका दूसरा पक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष कर। तो एक लाइन में अगर हम अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपसे बातचीत करें तो अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कहेंगे कि वह कर जिसमें कराघात और करापात अलग अलग बिंदुओं पर होता है। क्या कहेंगे, वह कर जिसमें जिसमें कराघात और करापात एवं करापात अलग अलग बिंदुओं पर होता है, अलग अलग बिंदुओं पर होता है, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर, ढेर सारे अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, मनोरंजन शुल्क, प्रवेश कर, चुंगी, विलासिता, सट्टेबाजी पर मतलब सट्टाबाजी, जुआ आदि पर कर। ढेर सारे मतलब टैक्स हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के नेचर में होते हैं। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो इसमें क्या होता है, जो कर का बोझ होता है वो अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। तो जो अंतिम उपभोक्ता होता है, मतलब अप्रत्यक्ष कर का बोझ, अप्रत्यक्ष कर का भार या बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। मतलब जो कंजम्पशन करता है, जो उपभोग करता है वस्तु को, उसी पर इसका बोझ पड़ेगा। अंतिम उपभोक्ता पर इसका क्या पड़ेगा, अंतिम उपभोक्ता पर इसका बोझ या भार पड़ता है। ठीक, इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसकी नेचर कैसी होती है, तो स्वभाव से प्रतिगामी होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कर या इसकी प्रकृति प्रतिगामी प्रकार की होती है। मतलब गरीब पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, गरीब पर अधिक प्रभाव, और अमीर पर क्या होगा, कम प्रभाव। यही तो मतलब है प्रतिगामी का। अमीर पर क्या होगा, अमीर पर इसका प्रभाव या अमीर पर कम प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया, गरीब पर क्या होगा, गरीब पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका और अमीर पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसके लिए कम प्रशासनिक लागत आती है। मतलब कम प्रशासनिक लागत का क्या मतलब है, मतलब इसको वसूलने के लिए जो मशीनरी लगाई गई है उस पर पैसा कम खर्च होता है और टैक्स का वसूली ज्यादा होता है। और सबसे अंत में अगर हम आपसे बातचीत करें इसी पॉइंट के बारे में, अप्रत्यक्ष कर में, तो हम कहेंगे इससे बचा नहीं जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो ये आपके अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक, समझ में आ गया। तो पहला सेगमेंट हमने प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर के बारे में सीखने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम प्रत्यक्ष कर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे या प्रत्यक्ष कर देखते हैं। हेडिंग करिएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये जो कर होता है ये सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है। जो प्रत्यक्ष कर होता है ये करदाताओं द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाने वाला कर होता है। तो कहेंगे करदाताओं द्वारा सरकार को किया जाने वाला भुगतान, अब यहीं पर समझिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके पक्ष को देखने पर इसका हम एक सेगमेंटल डिवीजन करेंगे और देखते हैं हम किस में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो होता है करदाताओं द्वारा सरकार को सीधे भुगतान किया जाने वाला कर है। इसमें हम देखते हैं ये बेसिस सबसे पहला होता है व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत कर होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या होता है, इसी का दूसरा सेगमेंट होता है ये भैया जो कंपनी होती है, कंपनियां होती हैं, इन पर लगता है कंपनी, कॉर्पोरेशन पर टैक्स लगता है। और इसका एक और सेगमेंट होता है वो हम कहते हैं कि भैया वसूली, वसूली के बारे में हम बातचीत करने चल रहे हैं। तो तीसरा इसका सेगमेंट क्या है, वसूली का। और जब हम आपसे इसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं तो ध्यान समझिएगा वसूली का स्तर क्या होगा, यहां पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है,
तो वसूली सबसे पहले हम कहते हैं आय पर होने वाला कर, आय पर लगने वाला कर। आपकी इनकम पर लगा, हमारी इनकम पर लगा, आय कर दिया। एक कंपनी एक फर्म पर लगा, फर्म ने लाभ कमाया, कंपनी ने लाभ कमाया, लाभ पर लगा, निगम कर हो गया। आपने शेयर को, बॉन्ड को, जमीन को, घर को, सोना चांदी को खरीदा और बेचा, बेचकर लाभ कमाया, पूंजी लाभ कर, आय पर लगा। मतलब जो आय पर लगने वाला कर होता है, एक कैटेगरी हम इसकी रखते हैं। दूसरी कैटेगरी में संपत्ति के लेन देन पर कर रखता है, संपत्ति के लेन देन पर जो कर लगता है, संपत्ति के लेन देन पर कर। अभी संपत्ति के जब लेन देन पर कर की बातचीत करते हैं तो इसमें आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर। जब अब जो भी भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत जो भी कंपनियां होंगी, मान्यता प्राप्त कंपनियां होंगी, उसके जब आप शेयरों की खरीदी बिक्री करोगे, पहले खरीद और बिक्री, खरीदने पर ही और बेचने पर क्या होता है, जो टैक्स लगता है वो कहेंगे हम संपत्ति के लेन देन पर कर लग रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें कमोडिटी के ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगता है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें तो एक टोबिन टैक्स होता है, जो विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर होता है। तो हमने आपसे क्या कहा, संपत्ति के लेन देन पर लगने वाला कर। और तीसरा इसका सेगमेंट होता है व्यय कर। भारत में हालांकि इस कर की कोई वसूली नहीं है, ये कर भारत में नहीं। अब इसमें से हम एक एक करके देख लेते हैं आय पर लगने वाला कर का क्या क्या होता है, और फिर हम देखेंगे संपत्ति के लेन देन पर कौन कौन सा कर लगता है। ये दो सेगमेंट हमको पढ़ने। तो सबसे पहले आय पर कौन कौन सा कर लगता है, तो सबसे पहला आपका हो गया आयकर। सबसे पहला इसका हिस्सा क्या हो गया, तो आप कहोगे सर इनकम टैक्स, आयकर। इसी का दूसरा सेगमेंट क्या हो गया, निगम कर या कॉरपोरेशन टैक्स। इसी का तीसरा हिस्सा क्या हो गया, तो आप कहोगे न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर। इसी का चौथा पोर्शन हो गया पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये हम चीजें पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप क्या कर दीजिए, डिजिटल सर्विस टैक्स या डिजिटल सेवा कर, डिजिटल सेवा कर। ये 5 कर हम यहां पर पढ़ेंगे आय वाले मैटर में। और दूसरे सेगमेंट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, दूसरा सेगमेंट संपत्ति के लेन देन पर कर, तो पहला पढ़ेंगे प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, ठीक है। फिर वस्तु के लेन देन पर जो कर लगता है, वस्तु लेन देन कर, वस्तु लेन देन कर। और तीसरा होता है टोबिन कर, टोबिन टैक्स, TOBIN या टोबिन टैक्स, टोबिन कर। तो ये हमको सेगमेंट देखना। और फिर हम अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा, और हेडिंग क्या बनेगा, आयकर। तो हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग बनाइएगा हमारे साथ में आयकर या फिर इनकम टैक्स, आयकर या फिर क्या कहिए, इनकम टैक्स कहिए। चलिए आयकर के बारे में जान लेते हैं, आयकर क्या होता है। तो हम कहते हैं व्यक्तिगत, चाहे व्यक्ति की आय पर लगे, चाहे हिंदू विभाजित परिवार हो, या हम कोई बातचीत करें कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सहकारी समिति, इन पर आयकर लगाया जाता है। एक व्यक्ति चाहे तो इनकम जनरेट करता है, मान लीजिए कहीं पर काम करता है, सरकारी नौकरी करता है, तो सरकारी नौकरी किया तो काम के बदले क्या मिला, पैसा मिला। और पैसे पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स अधिनियम है 1961 का, उस अधिनियम के तहत व्यक्ति की या हिंदू विभाजित जो परिवार होता है उस पर क्या किया जाता है, टैक्स वसूला जाता है। तो आय कर के बारे में क्या लिखेंगे, व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को, एक लाइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को, व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं, आयकर कहते हैं, कहते हैं। यह कर, इस कर के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो यह कर किस पर लगाया जाता है, तो हम कहेंगे यह कर व्यक्तियों कौमा अविभाजित हिंदू परिवारों, अविभाजित हिंदू परिवारों आदि पर लगाया जाता है। हिंदू परिवारों आदि की आय पर लगाया जाता है, आदि की आय पर लगाया जाता है।
लगाया जाता है। ठीक, आदि की आय पर लगाया जाता है। जैसे हम कहेंगे आयकर की जो वसूली है वो किसके अधिनियम, किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो आयकर की वसूली आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत की जाती है। तो एक लाइन और लिखिए, आयकर की वसूली इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 1961 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, 1961 के अंतर्गत की जाती है। जरा देखते हैं कि इनकम टैक्स कितनी इनकम पर लगता है। तो हम एक अध्ययन करेंगे 2024-25 का और एक अध्ययन करेंगे 2025-26 का, जो बजट में प्रस्तुत करा गया। तो हम दो चार्ट बनाएंगे, एक ही स्लाइड में दो चार्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, एक रखेंगे 2024-25 का, है ना, और एक रखेंगे 2025-26 के लिए। ये जो प्रस्तावित दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो 2024-25 का पहले देख लेते हैं, पुराना है चूंकि ये गुजर चुका है, तो देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर व्यक्ति की इनकम 0 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है, एक तरफ आय लिखते हैं और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? कर की दर या कर दर। इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति की इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में है, तो व्यक्ति से कह रहे हैं कि कोई कर नहीं लिया जाएगा पुरानी व्यवस्था में। फिर कह रहे हैं अगर व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के बीच में है, तो व्यक्ति से 5% की दर से कर वसूला जाएगा। तीसरा सेगमेंट कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में है, तो 10% टैक्स वसूला जाएगा। और फिर कह रहे हैं अगर व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में है, तो उससे 15% टैक्स। और व्यक्ति की इनकम अगर 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में है, तो उससे 20% टैक्स। और अगर व्यक्ति की इनकम 15 लाख या इससे अधिक है, तो उससे कितना टैक्स लिया जाएगा? 30% टैक्स लिया जाएगा। ये पुरानी व्यवस्था है जो अभी तक चल रही थी। नई व्यवस्था जो बजट 2025-26 में प्रपोज करी गई है, उसमें क्या है? तो उसमें यह कहा गया है, एक तरफ लिखते हैं आय और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? कर दर। कर दर। जरा देखते हैं आय कितनी। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की इनकम अगर 0 से 4 लाख रुपए तक है, तो हम क्या करेंगे? कोई टैक्स नहीं लेंगे, सरकार कह रही। व्यक्ति की इनकम 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में है, तो सरकार कह रही हम 5% की दर से कर लेंगे। व्यक्ति की इनकम 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में है, तो कितना टैक्स पड़ेगा? सरकार ने कहा है 10% टैक्स पड़ेगा। व्यक्ति की इनकम 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच में है, तो कितना टैक्स पड़ेगा? 15% टैक्स पड़ेगा। व्यक्ति की इनकम 16 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में है, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो आप कहोगे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। व्यक्ति की इनकम 20 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए के बीच में, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो फिर 25% टैक्स देना है। और अगर व्यक्ति की इनकम 24 लाख रुपए से अधिक है, 24 लाख रुपए से अधिक है, तो व्यक्ति को कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो सरकार ने कहा 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रिसेंट के हैं, ये चलने का, ये प्रपोज करा गया है, सरकार इतना कर वसूले गई, ये नए कर व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया। तो एक व्यक्ति पर कमाए, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें एक हिंदू अविभाजित परिवार कमाए, आदि पर जो भी इनकम होगी, उस इनकम पर लगने वाला कर होगा, उसको आप क्या कहोगे? आयकर कहोगे। आयकर की जो वसूली होती है, बेसिकली आयकर के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी है इनकम टैक्स के लिए, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये जो बोर्ड है आयकर के लिए डेडिकेटेड एजेंसी है, ये लीगल है, वैधानिक निकाय है। कैसी? लीगल एजेंसी है, वैधानिक निकाय है। इसको शक्तियां 1963 के अधिनियम के तहत प्राप्त होती हैं कि एक आयकर के संबंध में क्या करता है? ये वसूली करने का काम कर सकता है। ठीक है, तो पहला सेगमेंट हुआ आयकर का। आयकर समझ में आया कि नहीं बताइए? आयकर आ गया। दूसरा हिस्सा है निगम कर का। निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स भारत में कार्यरत जो आर्थिक इकाइयां हैं, कंपनियां, फैक्ट्रियां, फर्म, उद्यम, जो उत्पादन की प्रक्रिया कर रहे हैं, उनके द्वारा शुद्ध अर्जित जो लाभ होता है, शुद्ध अर्जित जो लाभ होता है, उस लाभ पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं? निगम कर कहते हैं। भारत में निगम कर की वसूली अगर हम बातचीत करें भारतीय कंपनियों पर 25% की दर से,
22% प्लस सेस एंड सरचार्ज पड़ते हैं, और विदेशी कंपनियों पर जो निगम कर की दर है जो भारत में उत्पादन की प्रक्रिया संचालित करती है उन पर 35% चार्ज होता है। तो एक लाइन में लिखिएगा, भारत में कार्यरत निगमों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ पर लगने वाले कर को शुद्ध लाभ पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? निगम कर कहते हैं। निगम कर कहते हैं। ठीक है। भारत में निगम कर की वसूली आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। भारतीय कंपनियों पर निगम कर 25% की दर से तथा विदेशी कंपनियों पर निगम कर, ये टोटल बताए हैं, विदेशी कंपनियों पर निगम कर 35% की दर से अदा करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये निगम कर हो गया। हो गया, निगम कर समझ में आया कि नहीं? निगम कर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। ये क्या होता है? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, देखो क्या होता है, भारत में कार्य करने वाली कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दिखाती है शून्य लाभ दिखा रही है कि लाभ हो रहा है, लाभ मिल नहीं रहा है, और जब तक लाभ मिलेगा नहीं तब तक निगम कर देना नहीं होगा, और जब निगम कर दोगे नहीं तो सरकार को नुकसान होगा। तो सरकार ने क्या किया, 1997-1998 में न्यूनतम वैकल्पिक कर को इंट्रोड्यूस करा। ये क्या कर है, इस सरकार ने कहा कि भैया ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमों को अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो बनाइए, बैलेंस शीट बनेगी। कहीं बैलेंस शीट में क्या है, आय और इनकम और एक्सपेंसेस के लेखे जोखे होंगे, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ इसका रहेगा। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में कहा कि जो कंपनियां निगम कर नहीं देती हैं, शून्य कर कंपनियां हैं, उन कंपनियों को 15% की दर से, पहले 18% था, 18.5% था, अभी इसको कम करके 15% कर दिया गया, 15% की दर से मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना होगा। और अगर कोई कंपनी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पे करके सोचती है निगम कर बच जाएंगे, भाई 15% पे करना है, ध्यान समझो, इधर 15% निगम कर, सॉरी भारत की कंपनी है तो 25% निगम कर लाभ का, और विदेशी कंपनी जो भारत में कार्य करी उस पर कितना निगम कर, 35%। तो कंपनियां ये सोचती है कि निगम कर नहीं करते और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अदा कर देते हैं, सरकार भूल जाएगी। तो सरकार ने ये कहा है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पे करने के बाद अगर कंपनी 10 वर्ष के भीतर भीतर निगम कर की अदायगी नहीं करती है तो ये भी पैसा चला जाएगा और ये निगम कर की अदायगी यानी कि देनदारियां बनी रहेंगी, मतलब 25% टैक्स और देना है। तो वह कंपनियां जो क्या करती हैं, जो शून्य लाभ दिखाती हैं, जो सरकार को दिखाती है कि भैया हमको लाभ नहीं हो रहा है, या घाटा दिखाकर कर चोरी करने का प्रयास करती है, उन कंपनियों के लिए कहा गया कि भैया 15% की दर से मिनिमम वैकल्पिक कर देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए जिम्मेदार है इनकम टैक्स एक्ट 1961,
तो जब कॉर्पोरेशन टैक्स दिया जाएगा तो ये होगा। एक कंपनी को निगम कर की अदायगी किसके अनुसार? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार। और जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बनानी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो शून्य कर कंपनियां होती हैं, जो अपना लाभ घाटा दिखाकर, मतलब लाभ नहीं हो रहा है, घाटा दिखाकर क्या करती हैं? कर चोरी करती हैं, उनके लिए ये टैक्स लगाया गया। लिखिएगा लिखिएगा, भारत में शून्य कर कंपनियां, शून्य कर कंपनियों शून्य कर कंपनियों पर शून्य कर कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर न्यूनतम वैकल्पिक कर 15% की दर से 15% की दर से वसूला जाता है, वसूला जाता है। ठीक है। भारत में कार्यरत निगमों को निगम कर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 1961 के अंतर्गत तथा अपनी बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनानी होती है। वर्ष 1997-98 से पहले बहुत सी कंपनियां या बहुत से निगम शून्य लाभ या घाटा दिखाकर निगम कर अदा नहीं करते थे, जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती थी। हानि होती थी। इस हानि से बचने के लिए मैट या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को 1997-98 से शून्य लाभ कंपनियों पर लागू किया गया। ठीक। ये पहले 18.5% इसकी दर थी, अभी इसकी दर कितनी हो गई? तो 15% हो गई। 2019 में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चले, नेक्स्ट की बातचीत करें। देखिए, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला है पूंजी लाभ कर या कैपिटल गेन टैक्स। हेडिंग करो पूंजी लाभ कर या कैपिटल गेन टैक्स। पूंजी लाभ कर या फिर हम क्या कहें, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स कहा गया यदि संपत्ति को या पूंजी को खरीद बेचकर जो लाभ कमाया जाता है, यदि संपत्ति को या पूंजी को खरीद बेचकर लाभ कमाया जाता है तो उस प्राप्त लाभ पर लगने वाले कर को पूंजी लाभ कर कहते हैं। अब ये पूंजी में आएगा क्या? तो पूंजी में कहा गया 3 चीजें आएंगी। शेयर आएगा, भूमि भवन आएगा। शेयर का मतलब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारी चीजें। दूसरे में भूमि या भवन,
मतलब अचल संपत्तियां, और तीसरे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो सोना या चांदी, सोना चांदी आदि ये चीजें आएंगी। कहा गया यदि कोई व्यक्ति शेयर को 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, भूमि भवन को 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर, और सोना चांदी को 3 वर्ष के भीतर, भीतर 3 वर्ष के भीतर खरीद बेचकर लाभ प्राप्त करता है। आज खरीदा, इतने समय के भीतर भीतर बेच दिया, खरीद बेचकर, खरीद बेचकर लाभ प्राप्त करता है, तो केंद्र सरकार प्राप्त लाभ पर अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है, वसूलती है, जो वर्तमान समय में कितना है, जो वर्तमान समय में 20% की दर से वसूला जाता है। मतलब अगर आज आपने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए में खरीदे, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद शेयर की कीमत बढ़ के हो गई 200 रुपए, 100 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ पर 20% की दर से सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आज भूमि भवन खरीदा, 2 वर्ष के भीतर क्या किया, जमीन को बेच दिया, जो भी लाभ कमाया उस लाभ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आज सोना चांदी में इन्वेस्ट किया और क्या हुआ, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद इसको बेच, 3 वर्ष से कम समय में बेच दिया, तो जो भी आप लाभ कमाओगे उस लाभ पर जो कर अदा करना पड़ेगा उसको आप क्या कहोगे, उसको आप सिंपल सी भाषा में कहोगे कि वो क्या है, वो लाभ पर लगने वाले कर को क्या, लाभ पर लगने वाले कर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। ठीक ठीक है ना। इसी में दूसरा है, दूसरा क्या है, यदि क्या होता है यदि शेयर को 1 वर्ष के बाद, भूमि भवन को 2 वर्ष के बाद, और सोना चांदी जैसी चीजों को, सोना चांदी जैसी चीजों को क्या किया जाए, 3 वर्ष के बाद बेचा जाए। आज खरीदा और इसको 1 वर्ष बाद, आज खरीदा 2 वर्ष बाद भूमि भवन को बेच दिया, आज खरीदा और 3 वर्ष बाद बेच दिया, तो जो आप लाभ पाओगे बेचने पर, इनको खरीद बेचने पर जो भी आप लाभ पाओगे उस पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर देना होगा, और ये दर कितनी होगी, 12.5%। पहले लिख लो फिर बताते हैं। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद खरीद बेचने पर, खरीदने और बेचने पर प्राप्त किए गए लाभ पर, प्राप्त किए गए लाभ पर लगने वाले कर को, लगने वाले कर को, लगने वाले कर को क्या कहेंगे, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर कहते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर कहते हैं। और वर्तमान समय में यह दर कितनी है, तो वर्तमान समय में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% की दर से वसूला जाता है, वसूला जाता है। ठीक, 12.5% की दर से क्या किया जाता है, वसूला जाता है। तो ये पूंजी को बेचा जा रहा है, आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा 1 वर्ष बाद बेचा, अलग अलग चीजें हैं और टाइम पीरियड अलग अलग है। ये याद नहीं करना, बस ऐसे याद रखना कि शेयर को, भूमि भवन को, और ये क्या कहेंगे, सोना चांदी को खरीद बेचकर जो पैसा प्राप्त करते हैं, जो लाभ प्राप्त करते हैं, उसको पूंजी लाभ कहते हैं, और इन पर जो कर वसूला जाता है उसे पूंजी लाभ कर कहते हो। ठीक, क्लियर हो गया इतना, पहला हिस्सा क्लियर हुआ, ये बताओ। अब अगला है डिजिटल सेवा कर, एक हेडिंग करो डिजिटल सेवा कर। डिजिटल सेवा कर,
सर्विस टैक्स, डिजिटल सर्विस टैक्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं डीएसटी। अब ये देखो है क्या, देखो 2016 से पहले 2016 से पहले क्या होता था, जैसे आज आप YouTube खोलते हो, वीडियो देखना शुरू करते हो, सबसे पहले क्या आता है, विज्ञापन। एक ठो दो विज्ञापन भी आ सकते हैं, आते हैं ना। फेसबुक चलाना शुरू किया, विज्ञापन आ गया तुरंत। ट्विटर चलाना शुरू किया, विज्ञापन आ गया तुरंत। इन कंपनियों के जिनके मैंने नाम लिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे तो ट्विटर, इन कंपनियों को कहते हैं ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, मतलब ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियां। सेवा प्रदाता कंपनी, अब इसके बारे में समझते हैं। तो ये करती क्या है, इनकी जो मुख्य आय का स्रोत होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। अब मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए एक कोई कंपनी है, और सपोज करिए क्या बनाती है, भारतीय कंपनी है, पार्ले जी बिस्किट बनाती है, पार्ले जी बिस्किट बनाती है, ठीक। पार्ले जी बिस्किट ने यूट्यूब से कहा कि भैया हमारी कंपनी का विज्ञापन दिखा दो, तो यूट्यूब ने कहा भैया दिखा देंगे। तो क्या यूट्यूब फ्री में दिखा देता है? तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, फ्री में कैसे, कोई कुछ नहीं मिलता है, तो विज्ञापन कहां से मिलेगा? तो इसका मतलब है पार्ले जी अपने विज्ञापन के लिए यूट्यूब को कुछ पेमेंट करेगी ना, ठीक करती है। तो पहले 2016 से पहले क्या होता था, पार्ले जी ने जो भी पेमेंट किया यूट्यूब को, यूट्यूब ने ले लिया। अब सरकार यूट्यूब से कहे कि भैया टैक्स दो हमको, सरकार क्या कहे, यूट्यूब से कहे भैया हमको टैक्स दो, तो यूट्यूब कह रहा है कि भैया हमारा हेडक्वार्टर आपके देश में है ही नहीं, हम तो अमेरिका में निवासित हैं, अमेरिका की सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, हम आपको टैक्स क्यों पे करें? तो 2016 में केंद्र सरकार ने कहा कि भैया ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों को सोर्स पर ही कटौती करके 6% की दर से, जो भी 1 लाख से अधिक का अगर भुगतान हो रहा है सेवा प्रदान करने के लिए, तो 6% की दर से टैक्स देना पड़ेगा, किसको? संघ सरकार को। अब इसका मतलब समझो, अब मान लीजिए पार्ले जी 1 लाख रुपए का भुगतान करती है, 1 लाख रुपए का भुगतान करना है विज्ञापन के लिए, किसके लिए? विज्ञापन के लिए। किसको करना है? यूट्यूब को। तो संघ सरकार ये कह रही है पार्ले जी से कि भैया इनको 1 लाख मत दो। क्यों मत दो? कहेंगे कि ये कहेंगे कि भैया हम अमेरिका में वासित हैं, अमेरिका में हेडक्वार्टर है, अमेरिका की सरकार को हम टैक्स देते हैं। लेकिन ये अमेरिका में आपको विज्ञापन थोड़ी दिखाते हैं, ये भारत के नागरिकों को विज्ञापन दिखाते हैं। भारत के नागरिकों को, भारत के क्षेत्र, भारत में रहने वाले निवासियों को क्या दिखाते हैं? विज्ञापन दिखाते हैं। तो जब इनका क्षेत्राधिकार भारत हुआ, तो क्या इनकी इनकम पर टैक्स लेने का अधिकार हमारा नहीं हुआ? तो होगा, बिल्कुल सही। तो केंद्र सरकार ने कहा कि इस 1 लाख रुपए का 6% सोर्स पर ही कटौती करके क्या करना है? संघ सरकार को देना। मतलब पार्ले जी को यूट्यूब को कितना भुगतान करना है? केवल 94,000 का, और बचा हुआ 6,000 क्या करे? बचा हुआ 6,000 रुपए, 6,000 रुपए क्या करेगी? टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। तो इनको भी कब्जे में ले लिया गया। तो यहां पर डिजिटल सेवा कर लिखिएगा इसमें लिखिएगा ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों सेवा प्रदाता कंपनियों ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों को 1 लाख से अधिक का भुगतान होने पर, से अधिक का भुगतान, अधिक का भुगतान होने पर स्रोत पर ही 6% की दर से 6% की दर से 6% की दर से क्या करना पड़ेगा? डिजिटल सर्विस टैक्स अदा करना होगा।
करना होगा। ठीक है, और ये जो डिजिटल सेवा कर है, डिजिटल सर्विस टैक्स है, इसे गूगल कर या फिर हम कहें अमेजन कर, अमेजन कर, या फिर हम कहें इक्विलाइजेशन ड्यूटी, इक्विलाइजेशन, इक्विलाइजेशन ड्यूटी या लेवी कहते हैं। भारत में इसको कब से लागू किया गया? भारत में इसे 2016 से लागू किया गया था, इसे 2016 से लागू किया गया था, किया गया था, लागू किया गया था। इसे गाफा भी कहते हैं, GAFA, गूगल, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर जैसी चीजों पर इसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं विज्ञापन के लिए, भारतीयों से, भारतीय कंपनियों से जो भी चार्ज करते हैं, उस विज्ञापन प्रदान करने के लिए जो भी वसूली गई धनराशि होती है, उस राशि पर लगने वाले कर को गूगल कर के रूप में देखते हैं। ठीक, पहला वाला हिस्सा समझ में आया। तो ये चीजें हमने किसके हिस्से में पढ़ी? ये जो चीजें थी वो सब हमारी आय के हिस्से में थी, इनकम टैक्स के हिस्से, आय के हिस्से में थे। अब देखिए संपत्ति के लेन देन पर कर को देख लेते हैं। तो संपत्ति के लेन देन पर कर को अगर देखना है तो यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां गया भैया? हाँ, ये है। कह रहे प्रतिभूति के लेन देन पर कर। प्रतिभूति लेन देन कर क्या होता है? प्रतिभूति लेन देन कर का मतलब ये है, अब ऐसे समझो, हेडिंग करो प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन, लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट में STT कहते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन पर जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उन कंपनियों की जब आप प्रतिभूतियों को, शेयरों को खरीद बिक्री करते हैं, तो उस खरीद बिक्री पर जो लगने वाला कर होता है उसको प्रतिभूति लेन देन कर के रूप में ट्रीट करते हो। तो लिखिएगा भारत में मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत कंपनियों की प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से मिलने वाली, खरीद बिक्री पर लगने वाले कर को, लगने वाले कर को STT कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ये किस पर वसूला जाता है? तो मैंने कहा भैया, ये जो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी पंजीकृत क्या होंगे, जितने भी आपके पंजीकृत कंपनियों के शेयर होंगे, उनकी प्रतिभूतियों की जब खरीद बिक्री करोगे उस पर लगेगा। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो एक लाइन और लिखो, इसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, वसूला जाता है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? लगाया भी जाता है और क्या किया जाता है? वसूला भी जाता है। ठीक है, और ये STT जो होता है वो किसके द्वारा अधिनियमित होता है? तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT एक्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अधिनियम या प्रतिभूति लेन देन कर अधिनियम द्वारा अधिनियमित होता है, अधिनियमित होता है या रेगुलेट होता है। किसके द्वारा रेगुलेट होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया जाता है? भारत में रेगुलेट किया जाता है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? बताइएगा, इतनी चीजें आप सबको समझ में आ गई? बताइए, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं भाई?
अगला है वस्तु लेन देन कर। अगली हेडिंग करो वस्तु लेन देन कर या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वस्तु लेन देन कर या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, देखिए कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बातचीत करें तो ये भारत में जो फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर और ऑप्शंस पर, ऑप्शन के ट्रेडिंग पर या व्यापार वाणिज्य पर लगने वाले कर को, ट्रेडिंग पर लगने वाले कर को, कर को क्या कहते हैं? लगने वाले कर को कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? फ्यूचर और ऑप्शन, ये भी शेयर बाजार में ही किए जाते हैं। ये भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के क्या होते हैं, मतलब कि लेन देन करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में। तो जो फ्यूचर और ऑप्शंस में आप शेयरों की खरीद बिक्री जब करोगे उस पर जो टैक्स देना पड़ेगा उसको आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या वस्तु लेन देन कर। और अगला इसका हिस्सा है, एक है टोबिन कर। हेडिंग करो टोबिन कर या टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स, ये टोबिन कर क्या होता है? देखिए टोबिन टैक्स के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो सामान्य भाषा में कहें तो कहते हैं कि अगर किसी देश में विदेशी मुद्रा का आगमन और पलायन बहुत तेजी के साथ हो रही है, ये इसका प्रतिपादन पहले किसने किया था? तो जेम्स टोबिन साहब ने क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया है जेम्स टोबिन। जेम्स टोबिन साहब कह रहे हैं अगर किसी देश में विदेशी मुद्रा का इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, आ भी रही बहुत तेजी से, जा भी रही, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, जो विदेशी मुद्राओं में की खरीद और बिक्री करने वाले लोग होते हैं उनके संबंध में यह बातचीत करी गई। तो कहते हैं अगर किसी देश में विदेशी मुद्रा आ रही है बहुत तेजी से, जा भी रही है बहुत तेजी से, और अगर विदेशी मुद्रा का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा तो ऐसी स्थिति में देश में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। तो कहा गया है कि टोबिन साहब ने कहा कि भैया ऐसी व्यापार वाणिज्य पर विदेशी मुद्राओं के जो सौदे होते हैं, विदेशी मुद्रा का जो लेन देन करने वाले व्यक्ति होते हैं, विदेशी मुद्राओं का जो लेन देन करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर क्या करना चाहिए? कर लगा देना चाहिए, जिसको आप क्या कहते हो? टोबिन टैक्स के रूप में देखते हो। तो एक लाइन में अगर लिखना पड़े तो कहेंगे यह अल्पकालिक मुद्रा, देखिएगा यह अल्पकालिक मुद्रा सौदेबाजी को नियंत्रित करने हेतु लगाया जाने वाला कर है, लगाया जाने वाला कर है, लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, यह अल्पकालिक मुद्रा सौदेबाजी को नियंत्रित करने हेतु लगाया जाने वाला कर है। आगे इसी में लिखिएगा इसे लगाकर, इसे लगाकर यानी कि इस कर को अगर अप्लाई करें, इसे लगाकर विदेशी मुद्रा के बहुत तेजी से होने वाले आगमन और पलायन को, विदेशी मुद्रा के बहुत तेजी से होने वाले आगमन और पलायन को क्या किया जा सकता है? को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, एक लाइन में अगर हम कहें तो विदेशी मुद्रा के अगर आगमन और पलायन को कम करना है, रोकना है, तो ऐसी स्थिति में आप टोबिन टैक्स को क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। ठीक है, और व्यय कर भारत में वसूला नहीं जाता, व्यय कर के बारे में कोई हमको इतिहास जानकारी देखने को नहीं मिलती। तो क्या पहला सेगमेंट आपका जो भी था टैक्स का, ये समझ में आया कि नहीं? एक बार में बताइएगा, क्या पहला हिस्सा जो भी टैक्स का था ये आप सबको समझ में आ गया या नहीं आया? बताइए। क्या सब कुछ क्लियर है? आवाज वगैरह सब स्पष्ट है ना? सब कुछ, किसी प्रकार की समस्या तो देखने को नहीं मिल रही? चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे दो शब्द, पहले उपकर एवं अधिभार क्या होते हैं। तो हेडिंग बनाओ सेस एंड सरचार्ज। उपकर एवं अधिभार,
एक बेसिक सा अंतर बता देते हैं कुछ भी लिखने से पहले। उपकर की वसूली ये दोनों कर के ऊपर लगने वाले कर, पहली लाइन तो ये दोनों कर के ऊपर लगने वाले कर है। उपकर की वसूली सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए की जाती है, प्राप्त धनराशि उसी पर खर्च की जाएगी। जैसे सरकार ने शिक्षा के लिए उपकर लगाया कि जिन व्यक्तियों की इनकम 20 लाख रुपए से अधिक है उनको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का 1% 2% सेस देना पड़ेगा। कैसा सेस? शिक्षा उपकर। और सपोज करिए सरकार को 1 लाख रुपए प्राप्त हुआ शिक्षा उपकर लगा के, तो 1 लाख रुपए शिक्षा के ही उत्थान पर खर्च होगा, शिक्षा पर ही खर्च होगा। उपकर जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, प्राप्त धनराशि का प्रयोग उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अधिभार, अधिकार नहीं, अधिभार करना है इसको। अधिभार का मतलब यह होता है ये किसी भी उद्देश्य के लिए सरकार लगाई, प्राप्त धनराशि कहीं पर भी खर्च की जा सकती है, प्राप्त धनराशि कहीं पर भी खर्च की जा सकती है। तो एक लाइन में लिखिएगा, अगर हम उपकर के बारे में बातचीत करें तो इसका संबंध है आर्टिकल 270 से, अनुच्छेद 270 से, 270 से। इसका संबंध किससे? अधिभार से। आर्टिकल 271 से इसका संबंध है, 271 से संबंध है। तो अगर एक एक लाइन में हम इसके बारे में लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। लिखिए उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। के लिए लगाया जाता है, लगाया जाता है। और प्राप्त धनराशि उसी उद्देश्य पर खर्च की जाती है। और प्राप्त धनराशि कहां? उसी उद्देश्य पर खर्च की जाती है। ठीक है। जो सेस होता है, जो उपकर होता है, इसकी गणना जो होती है कुल कर राशि और अधिभार पर की जाती है। यानी कि सेस की गणना कुल कर राशि और अधिभार पर की जाती है, अधिभार पर की जाती है। अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो अगर हम कहें कि जो उपकर होता है, उपकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जाता है, करों पर लगाया जाता है। और अगला पॉइंट, अगले पॉइंट के बारे में कहे तो अगर हम कहें तो सेस की दर क्या होती है? उपकर की जो दर होती है वो भी निश्चित होती है, तय होती है, निश्चित होती है। और एक और पॉइंट अगर हम आपसे बातचीत करें, जो उपकर से इनकम मिलेगी, जो भी आय प्राप्त होगी उपकर से, वो कहां जाएगी? पहले तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, भारत की संचित निधि। और भारत की संचित निधि के बाद कहां जाएगी? फिर जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, ये उपकर लगाया जाता है, उसी विशिष्ट क्या किया जाएगा? निधि में स्थानांतरित करी जाएगी, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। और फिर यहां से कहां? विशिष्ट निधि में, विशिष्ट निधि में स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण क्या किया जाएगा? स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ अगर हम आपसे बातचीत करें तो दूसरी तरफ का मुद्दा है आपका अधिभार। अधिभार क्या होता है? तो मैंने सिंपल से कहा कि भैया ये किसी भी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और प्राप्त धनराशि कहीं पर भी खर्च की जाती है, पहली लाइन। या पुनर्वितरण उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, यह पुनर्वितरण उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। और प्राप्त धनराशि
किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च की जा सकती है। प्राप्त धनराशि का प्रयोग कहां होगा? कहीं पर भी किसी भी उद्देश्य को खर्च करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है भैया, इसकी जो गणना है वो किस पर की जाती है? तो कुल कर राशि पर। मतलब जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज की गणना कुल कर राशि पर की जाती है, कुल कर राशि पर की जाती है। जो भी टैक्सेबल अमाउंट होता है की जाती है। मतलब ये नहीं, जैसे आपने देखा सेस में क्या है, सेस की जो गणना होगी वो टैक्सेबल अमाउंट, जो भी टैक्स दिया जाएगा कर राशि, और उस पर जो सेस दिया गया होगा उस पर, मतलब सॉरी, टैक्सेबल अमाउंट और प्लस सरचार्ज, इस टोटल पर सेस की गणना की जाएगी। लेकिन सरचार्ज की गणना केवल और केवल किस पर? टैक्सेबल अमाउंट पर की जाएगी। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हुए। ये जो होता है अधिभार होता है, ये केवल प्रत्यक्ष कर पर क्या किया जाता है? इसे केवल प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, वसूला जाता है। लिखिएगा इसे, या सरचार्ज को केवल प्रत्यक्ष कर पर वसूला जाता है, और अगली बात, जो सरचार्ज होते हैं इसका भुगतान केवल उच्च आय वर्ग वाले लोग करते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, इसका भुगतान केवल उच्च आय वर्ग वाले लोग करते हैं, उच्च आय वर्ग वाले लोग करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक पहलू हो गया सेस एंड सरचार्ज के बारे में। आशा करते हैं सेस एंड सरचार्ज समझ में आया। अगर सेस एंड सरचार्ज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे पढ़ने चल रहे हैं जो कर से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो एक हेडिंग बनाइएगा, कर से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। कर से संबंधित अवधारणाएं क्या है? सबसे पहला इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे दोहरा कर परिहार समझौता। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। ये क्या होता है? ये बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो दो देशों के बीच होने वाली एक संधि होती है। ये क्या होता है? एक संधि होती है। संधि का बेनिफिट क्या होगा? सर, इन दोनों देशों में काम कर रहे व्यक्ति या निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी आय पर एक ही बार कर अदा करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने सिंपल सी भाषा में कहा कि यह दो या दो से अधिक देशों के बीच सिग्नेचर की हुई एक ट्रीटी होती है, हस्ताक्षरित एक संधि होती है, जो किस लिए करी जाती है? ताकि एक ही इनकम पर एक व्यक्ति को दो बार कर ना देना पड़े। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा रमेश यूनाइटेड किंगडम में एक कारखाना खोल के रखे हैं बढ़िया सा। अब कारखाना खोल के रखे हैं, कारखाना खोल के सपोज करिए इन्होंने 1 लाख रुपए का लाभ कमाया 1 साल में। तो पहले तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार कहेगी भैया कॉर्पोरेशन टैक्स दो। तो पहला हिस्सा किसमें गया? यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन टैक्स गया। ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसी कर पर क्या होगा? रमेश जब भारत पैसा लेकर आएंगे तो भारत में कहेंगे, भारत सरकार भी कहेगी अच्छा पैसा कमाए हो ना, तो भैया हमको टैक्स नहीं दोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहेगी कि भैया कि हमको भी टैक्स चाहिए। तो अब रमेश की इनकम पर क्या हुआ? पहली बार यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को टैक्स दिया और दूसरी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दिया। अब देखो 2 बार करोगे, इनकम एक ही थी,
कितनी बार कर लगना चाहिए था? एक बार। तो सरकार क्या करती है, व्यक्तियों पर कर के भार को कम करने के लिए ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन करती। हालांकि हम अगर बातचीत करें तो ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 90 उल्लेख करती। तो अगर एक लाइन में इसको लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, जरा हमारे साथ में लिखिएगा। लिखिएगा, या दो से अधिक देशों के मध्य, यह दो या दो से अधिक देशों के मध्य, यह दो या दो से अधिक देशों के मध्य हस्ताक्षरित एक संधि है, हस्ताक्षरित एक संधि है, एक संधि है जिससे इन देशों में, जिससे इन देशों में, इन देशों में रह रहे करदाताओं को, करदाताओं को, रह रहे करदाताओं को एक आय पर, एक आय पर दो बार कर का भुगतान, भुगतान न करना पड़े, भुगतान न करना पड़े। एक ही आय पर दो बार कर का भुगतान क्या ना करना पड़े, कर का भुगतान दो बार ना करना पड़े। ठीक है, तो ये डीटीए जो होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, एक पॉइंट लिखिएगा, डीटीए या तो आय के सभी स्रोतों, या तो आय के सभी स्रोतों, सभी स्रोतों या सभी स्रोतों या कुछ स्रोतों को कवर करता है, कुछ स्रोतों को, कुछ स्रोतों को कवर करता है, कवर करता है। ठीक है, इसके अगर हम बातचीत करें एक और पॉइंट, डीटीएए के अंतर्गत, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत निम्न श्रेणियां शामिल है, निम्न श्रेणियां शामिल है, मतलब किस, कौन सी इनकम को शामिल किया गया है, शामिल है, कौन कौन सी इनकम है? तो जैसे एक व्यक्ति ने कुछ काम किया हो और उससे क्या कमाया हो, पैसा, इनकम कमाई हो, तो आय को शामिल किया गया। पहला सेगमेंट किसका हो गया, पहला सेगमेंट इनकम का हो गया। दूसरे के बारे में बातचीत करें, कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया हो, कंपनी ने सेवाएं प्रदान करी हो, तो सेवा प्रदान करके कुछ पैसा मिला हो, तो सेवाओं को भी शामिल किया गया, सेवाएं भी शामिल है। तो वेतन, वेतन हो गया ना। हाँ, आय का मतलब वेतन ही समझ सकते हो, लिख लो, अगर भैया कंफ्यूजन है तो इसको वेतन लिख लो, वेतन कॉमा सेवाएं। और अगर हम बातचीत करें, या संपत्ति का कुछ काम है, संपत्ति का खरीदने बेचने का काम किया जा रहा, कोई रमेश जी थे, ब्रिटेन में संपत्ति को खरीद बेचने का काम कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, इससे पैसा कमाया, तो पैसा कमाया तो जो भी लाभ मिला उस लाभ पर एक ही सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार को, चाहे तो भारत की सरकार को। इसके साथ साथ अगर और बातचीत करें तो यह पूंजीगत लाभ हो, पूंजीगत लाभ हो, ठीक है, पूंजीगत लाभ पर भी एक ही जगह कर देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बातचीत करें, बचत हो या सावधि जमा खाता है, बचत खाता कहीं खोल के रखा हो, या फिर हम कहें सावधि जमा करके रखा हो, सावधि जमाएं, तो इन सब चीजों को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया। अब मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे को एक देश से दूसरी देश में जमा करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो जापान के किसी व्यक्ति को लगता है कि भैया भारत जो देश है, यहाँ पर जो कॉमर्शियल बैंक है वो अच्छा इंटरेस्ट देती है, तो सेविंग अकाउंट खोल दिया, सेविंग अकाउंट खोला और क्या किया, पैसा प्राप्त करा भैया, 10 20 50 करोड़ रुपया जमा कर दिया, 5% 7% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, खूब पैसा कमा रहा है। अब पैसा कमा रहा है तो पैसा लाभ ही तो हुआ, उस लाभ पर क्या होगा, या तो जापान की सरकार टैक्स लेगी या तो भारत की सरकार लेगी। ये बचत और सावधि जमा का मतलब था। क्या ये वाला हिस्सा समझ में आया? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में बातचीत करें तो हमने कहा इसके बारे में प्रावधान किया गया है आयकर अधिनियम 1961 का धारा 90। तो एक लाइन लिख लो, लिखिएगा, देखिए आयकर अधिनियम 1961
अधिनियम 1961 के अंतर्गत डीटीएए का प्रावधान किया गया है। के अंतर्गत, रुके रुके, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 90 के अंतर्गत डीटीएए का प्रावधान आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए, आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए, दोहरे कराधान से बचने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। मतलब ये अधिनियम शक्तियां देता है भारत सरकार को कि भैया अगर लग रहा है कि देश को नुकसान हो रहा है दोहरे कर से या कर चोरी हो रही, तो क्या कर सकते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ में किया जा सकता है। चलिए इतना आया, समझ में आ गया। अगला है दूसरा शब्द राउंड ट्रिपिंग। ये राउंड ट्रिपिंग क्या है? राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या है? यह उस धन को संदर्भित करता है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश के बाहर जाता है और फिर क्या होता है, भारत में विदेशी निवेश के रूप में वापस आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए भारत में काला धन खूब इकट्ठा किया है लोगों ने, खूब काला धन, ब्लैक मनी इकट्ठा की। अब काला धन इकट्ठा हो गया, अच्छी बात है। अब काले धन को क्या करना है भाई, अगर पाया जाएगा काले धन को किसी व्यक्ति विशेष के पास, तो उसको क्या मिलेगा, सजा मिल सकती है, कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो काला धन को क्या करेंगे, हवाला के माध्यम से किसी अन्य देश में भेज दिया जाएगा। जब अन्य देश में भेजा गया तब फिर क्या होगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, वो क्या होगा, उसको फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से भारत के ही शेयर मार्केट में पुनः इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिएगा, यह उस धन को संदर्भित करता है, यह उस धन को संदर्भित करता है यह उस धन को संदर्भित करता है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत से बाहर जाता है, और विदेशी निवेश के रूप में, वापस आ जाता है, क्या कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। विभिन्न चैनलों में बढ़े हुए चालान, हवाला आदि शामिल है, ये आपका राउंड ट्रिपिंग हो गया। ठीक, फिर क्या है, एक शब्द है आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण। आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, ये क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग।
इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये क्या होता है जरा देख लेते हैं इसके भी बारे में। देखिए बेसिकली ये प्रक्रिया जो होती है ये मल्टीनेशनल कंपनियां अप्लाई करती हैं। देखो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कर स्वर्ग हैं, जैसे मैंने कल की क्लास में या लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे मान लीजिए एक है बहामास, एक आपका मैक्सिको। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या दिखाती हैं कि भैया हमारा हेडक्वार्टर कहां पर है, बहामास में है या फिर हम कहें मैक्सिको में। ठीक, आप समझना ध्यान से, क्योंकि बहामास और मैक्सिको जैसी कंट्रियां क्या है, टैक्स हेवन कंट्री में आती, कर स्वर्ग देश में, मतलब यहां पर कर की दर बहुत कम होगी। तो जैसे मान लीजिए भारत में कोई सेवा प्रदाता कंपनी है, कोई निगम है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए कि एडिडास कंपनी, एडिडास कंपनी है, भारत में अपना उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की हुई है, भारत में अपना सामान भी बेच रही है, लेकिन हेडक्वार्टर कहां दिखा रही है, मैक्सिको में। अब ये ध्यान समझना, क्योंकि भारत में निगम कर की दर क्या है, विदेशी कंपनी है तो कहोगे सर 35% पड़ेगा, सेस एंड सरचार्ज मिला के पड़ेगा ना 35%। अब 35% उसको निगम कर देना है अपने लाभ, तो ये क्या करेगी, अपने लाभ को शिफ्ट कर देगी कहां पर, कहेगी भैया हम किसी अन्य देश में, हमारा क्या हो रहा है, हमारा एक प्रकार से जो सामान है वो किसी हम अन्य देश से मंगा रहे हैं, कच्चा माल की इंपोर्टिंग दिखा देगा, अन्य प्रकार के खर्चे दिखा देगा, और प्रॉफिट को कहां शिफ्ट कर देगा, प्रॉफिट को मैक्सिको में शिफ्ट कर देगा। अब प्रॉफिट शिफ्ट हो गया तो मतलब टैक्स कम मिलेगा सरकार को। अब जब टैक्स कम मिलेगा तो सरकार के राजस्व में हानि होगी। अब सरकार को अगर राजस्व की हानि होती है तो सरकार इससे बचने के लिए ढेर सारे क्या करती है, ढेर सारे कदम उठाती है। अब जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसी के लिए मिनिमम ग्लोबल टैक्स लाया गया, न्यूनतम वैश्विक कर की एक अवधारणा लाई गई, 2021 से लागू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट में ने कहा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्या करती है, आधार क्षण और लाभ हस्तांतरण को शो करती हैं, उनके जो वार्षिक कारोबार है, जो लाभ है, उस पर 15% की दर से क्या लिया जाएगा, उन मिनिमम ग्लोबल टैक्स लिया जाएगा, न्यूनतम वैश्विक कर लिया जाएगा। तो एक लाइन में अगर इसको लिखना पड़े तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा यह एक टैक्स, यह एक कर रणनीति है, यह एक कर, यह एक कर रणनीति है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, ठीक है, अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। अगले पॉइंट में इसमें लिखिएगा, लिखिएगा इसमें मल्टीनेशनल कंपनी अपने लाभ को, इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां, कंपनियां अपने लाभ को, लाभ को कम कर देशों में, देशों में शिफ्ट कर देती हैं, शिफ्ट कर देती हैं, कम कर देशों में शिफ्ट कर देती हैं, कर देती हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा यह कर निगमों में व्याप्त, यह जो, यह को किससे इंडिकेट करेंगे, तो अगला पॉइंट लिखिएगा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या करता है, कर नियमों में, कर नियमों में व्याप्त अंतराल का फायदा उठाने की, अंतराल का फायदा उठाने की, फायदा उठाने की रणनीति है, उठाने की रणनीति है, की रणनीति है। इससे मल्टीनेशनल कंपनी को लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को लाभ होता है, को लाभ होता है, और लाभ होता है, और विभिन्न देश की सरकारों को, विभिन्न देशों की सरकारों को, सरकारों को, सरकारों को कर राजस्व की क्षति होती है,
कर राजस्व की क्षति होती है, क्षति होती है। ठीक है, इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए क्या किया गया, इसको दूर करने के लिए मतलब ये इस कर राजस्व से जो हानि हो रही है, कर राजस्व की जो सरकारों को हानि हो रही है, इसके लिए क्या किया गया है, इसे रोकने के लिए, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए क्या किया गया है, बहुत सारे देशों के जो सरकारें हैं वो एक मंच पर आई हैं, ओईसीडी के साथ में, G20 के साथ में, और मल्टीनेशनल कंपनीज पर क्या किया, न्यूनतम मिनिमम ग्लोबल टैक्स अप्लाई किया है। तो एक लाइन और लिखिएगा, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए विभिन्न देश की सरकारों ने, देश की सरकारों ने या विभिन्न देशों की सरकारों ने बहुपक्षीय समझौता किया है, बहुपक्षीय समझौता किया है, जिसमें भारत सहित 65 अन्य देश शामिल हैं, समझौता किया है, जिसमें भारत सहित 65 अन्य देश शामिल हैं, शामिल हैं। समझौते में, ये जो समझौता है, समझौता कब हुआ, 2021 में। ठीक है, समझौते में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, सॉरी न्यूनतम वैश्विक कर, सॉरी न्यूनतम वैश्विक कर वसूलने की बात की गई है, वसूलने की बात की गई है, की गई है। वसूलने की बात क्या की गई है, ये करी गई है कि भैया 15% की दर से हम क्या करेंगे, 15% की दर से ये बेसिकली ग्लोबल या मिनिमम ग्लोबल टैक्स, न्यूनतम वैश्विक कर क्या करेंगे, न्यूनतम वैश्विक कर की हम वसूली करेंगे। ठीक, क्या इतना चीजें समझ में आई सबको, बताइएगा क्या यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई, या अभी कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अगर चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आज ही की क्लास में जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं तेजी के साथ में। वस्तु एवं सेवा कर हेडिंग करिएगा, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी, इसको बोलते क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो वस्तु एवं सेवा कर के जो जनक हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। विश्व में सबसे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें तो इस कर को फ्रांस ने लगाया था। फ्रांस क्या है, फर्स्ट कंट्री है जिसने अपने देश में जीएसटी को लगाया था। भारत का जो जीएसटी मॉडल है, भारत का जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है। फिर ध्यान से सुनिएगा, आधारित है। भारत में क्या किया गया, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। संविधान के नजरिए से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और क्या किया गया, जुलाई 2017 से भारत में इसको क्या किया गया, जुलाई 2017 से जीएसटी को क्या किया गया, जीएसटी को लागू किया गया है। थोड़ी सी और बातचीत करें जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के रूप में देखा जा रहा है। एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेस होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बेस होता है।
इसका मतलब अगर किसी सामान पर एक बार कर दे दिया गया होता है तो क्या व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है, ताकि जब इस सामान की बिकवाली की जाए तो उस टैक्स, उस क्रेडिट को दिखाकर क्या होता है, रिफंड मिल जाता है, पैसा वापस मिल जाता है। इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं, बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। मतलब इसे गंतव्य आधारित कर भी कहते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, ये उपभोक्ताओं पर वसूला जाता है। किस पर? उपभोक्ताओं पर, कंज्यूमर्स पर इसकी क्या की जाती है, इसकी वसूली की जाती है, उपभोक्ताओं पर इसकी वसूली होती है। थोड़ी सी बातचीत अगर हम इसके बारे में और करें तो भारत में 2017 से पहले ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या थे, भारत में इससे पहले ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर प्रचलित थे, ढेर सारे अप्रत्यक्ष कर प्रचलित थे। लेकिन क्या किया गया, लेकिन 2017 में ये जो जीएसटी है इसको लागू किया गया और अप्रत्यक्ष करों की एक जो सीमा थी, जो चलती आ रही थी, जमी जमाई पुरानी व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी में कौन कौन से अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। तो जीएसटी में अगर हम आपसे बातचीत करें कौन कौन से कर शामिल किए गए, तो एक तो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को शामिल कर लिया गया। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें दूसरा कर जो है उत्पाद शुल्क, औषधि और सैनिटरी पर लगता है, उत्पाद शुल्क, इसको भी शामिल कर लिया गया। सैनिटरी और किस पर, सैनिटरी, और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें औषधि पर, मतलब मेडिसिन पर, औषधि पर, औषधि पर। इसके बाद और बातचीत करें तो उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क जो होते हैं, विशेष उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, उत्पाद शुल्क का के अतिरिक्त शुल्क। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसके साथ अगर हम बातचीत करें तो सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल के टैक्स थे आदि। और राज्य के बारे में बातचीत करें तो राज्य में देखोगे मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, प्रवेश कर, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। फिर इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, नहीं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं कही, विलासिता, विलासिता कर, विलासिता कर, है ना, जुआ सट्टेबाजी पर कर, इन सभी चीजों पर जो कर लगते थे आदि चीजों को क्या किया गया है, जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया गया। आदि को क्या किया गया है, भारत में जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी के बारे में बातचीत करें तो जीएसटी में जो कर की दरें हैं, जीएसटी में जो कर की दरें हैं वो कितनी है, तो आप कहते हो सर 5 है। कौन कौन सी, एक 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18% और अगली क्या है 28%। तो 28% कर की दर, ये 0%, 5%, 12% और 28% क्या लिया जाता है, ये जीएसटी की कर की दरें हैं, इतने अनुसार कर लिया जाता है। जैसे अगर 0% के बारे में आपसे बातचीत करें तो जैसे खुला हुआ दूध हो गया, हरी सब्जियां, फल हो गए जो खुले में बिकते हैं उन पर 5%, चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गया, कोयला हो गया, इन चीजों पर 5%। 12% के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें जैसे मिल्क फूड फॉर बेबीज हो गया, या फिर हम बातचीत करें जो पैक्ड फ्रूट जूस हो गया, पैक्ड नारियल पानी हो गया, ये इन सारी चीजों पर। 18% की बातचीत करें, भारत में सबसे ज्यादा जो टैक्स वसूला जाता है जीएसटी में, जीएसटी में लगभग 40% जो टैक्स होता है वो 18% कर की दर वाली वस्तुओं से आता है। जैसे टूथपेस्ट पर कर, हेयर ऑयल पर कर, जैसे नाश्ता यानी कि अगर हम बातचीत करें जैसे पॉपकॉर्न, या फिर हम बातचीत करें आपसे जैसे पास्ता पर कर हो गया, साबुन पर कर हो गया, आदि चीजों पर 18%। एसी, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसी चीजों पर 28% की दर से कर वसूला जाता है। और अगर इसमें अगर हम एक चीज और बातचीत करें तो इसमें एक जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 279 क्लॉज 1 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। क्या कहते हैं कि यह एक 33 सदस्यीय 33 मेंबर इसमें होंगे, 33 सदस्यीय क्या होगी, संस्था होगी, जिसमें 2 सदस्य कहां से होंगे, संघ सरकार से, 1+1 मतलब वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री जो राज्य के स्वतंत्र प्रभार लिए रहते हैं वो होंगे। और फिर कितने बचते, फिर बचते हैं 28 राज्य, 28 2 30 हो गए, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा जो भी वित्त मंत्री अपॉइंट किए जाएंगे वो, प्लस
कितने हो गए 28 2 3 30 हो गया, बचे तीन मेंबर क्या होंगे, तो यूनियन टेरिटरी के होंगे, जहां पर क्या है, जहां पर विधानमंडल है, विधानसभा है। जैसे बातचीत करी गई है आपकी, कहां पर होगी विधानमंडल, तो आपको कहा गया कि दिल्ली में है, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसकी बातचीत करेंगे। अगर हम जीएसटी के मैकेनिज्म के बारे में आपसे बातचीत करें, तो जीएसटी में देखोगे बेसिकली क्या होता है, एक मैकेनिज्म काम करता है, एक सीजीएसटी का, एक होता है एसजीएसटी, और इसी को आप यूटीजीएसटी के रूप में भी ट्रीट कर सकते हो, और एक क्या होता है, एक होता है आपका आईजीएसटी, आईजीएसटी। ये तीन मैकेनिज्म होते हैं। ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर होता है, ये राज्य वस्तु एवं सेवा कर होता है, और ये अंतरराज्यीय या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक तंत्र है जो संघ की सरकार और जिन राज्यों के बीच में उपभोग किया जा रहा है उनके बीच में फंड का बंटवारा किया जाता है। जीएसटी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है, इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें निर्मला सीतारमण जी रिसेंट में चेंज करती रहती हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर से अपडेट हैं तो आपको यहां से क्वेश्चन बनाने को मिल जाएगा। इतनी पर्याप्त चीजें हो गई, ठीक है। तो देखो जीएसटी के दायरे से कुछ चीजों को बाहर भी रखा गया। कौन कौन सी चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं, तो जैसे देखोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी हो, तो पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, इसमें कुछ भी। इसके साथ साथ शराब को भी क्या किया गया, शराब को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जीएसटी के दायरे से बाहर जो रखी गई। और इसके साथ साथ जो कस्टम होता है, सीमा शुल्क होता है, उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इन चीजों के ऊपर सरकार जीएसटी नहीं लेती है, बल्कि अन्य प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूले जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली ये जो लाया गया, ये भारत में विजय केलकर समिति की सलाह के आधार पर इसको क्या किया गया था, विजय केलकर समिति की सलाह के आधार पर अप्लाई किया गया था। विजय केलकर समिति इसके लिए बहुत जिम्मेदार संस्था है ना। और 122nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है, बिल 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, उसके द्वारा भारत में इसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया, ठीक। असम भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी को अपने देश में, अपने राज्य में लागू किया। तो आजकल के लिए इतना ही। संघ सरकार ने यह कहा है कि हमको जीएसटी से लगभग अगर हम बातचीत करें तो कितनी इनकम होने वाली है, तो जीएसटी से 100 रुपए में से 18 रुपए की आय कहां से होगी, आपकी जीएसटी से होने की अनुमान है 2025-26 के बजट में। तो ये आपका फिस्कल पॉलिसी का बजट और किसका, बजट और टैक्सेशन का सिस्टम हो गया। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सबको थैंक यू, सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार सबको।